मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस एजुकेशन कॉन्क्लेव में और इस सेशन में दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी हैं, चांसलर हैं स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी के, और ये मध्य प्रदेश की अपने आप में एक अकेली इस तरह की यूनिवर्सिटी है जो स्किल में बच्चों को कहीं ना कहीं बढ़ा रही है आगे। और प्रोफेसर मनीषा जी हैं, डायरेक्टर हैं IAES यूनिवर्सिटी की, और इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं आजकल उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। देखिए नया जमाना है तो एजुकेशन भी नई होनी चाहिए, हमारी नई पॉलिसी भी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो सर शुरुआत तो मैं इसी से करना चाहूंगा कि क्या बदलाव आज की डेट में आप एजुकेशन में देख रहे हैं, और क्योंकि अब बच्चों को नयापन चाहिए। ये जो पीढ़ी है जो परिवर्तित हुई है ये गैजेट की पीढ़ी है हमारी, और हमारी प्रधानमंत्री ने कोशिश भी की है कि नई एजुकेशन पॉलिसी से इस पीढ़ी से जुड़ा जा सके। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी स्किल के मामले में काम कर रही है किस तरीके से अलग इस वक्त है? तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे हमें आमंत्रित करने के लिए। और मैं जो आपने प्रश्न पूछा कि अभी क्या बदलाव चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसको इससे जोड़ के देखता हूं कि जो हमारा एम्बिशन है, पूरे कंट्री का एक विकसित देश बनने का एम्बिशन है, और उसे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोल लें या विकसित भारत बोल लें, अल्टीमेटली उस एम्बिशन तक पहुंचने के लिए जो सबसे कारगर टूल है और किसी भी देश के लिए होता है वो शिक्षा और कौशल विकास ही है। तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से भारत को एक नई शिक्षा नीति, एक नए तरीके के माइंडसेट फ्रेमवर्क की जरूरत थी, जो कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में मिला है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी हमारे पास आया है। तो ये दो टूल्स मिलकर इस समय शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव ला रहे हैं। इसको देखकर हमने सेंट्रल इंडिया में पहली स्किल्स यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की है, और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में मैं 3 या 4 चीजों के हिसाब से इसमें जो हम काम कर रहे हैं, कार्य पद्धति हमारी है, वो बदलाव उसमें हम देखते हैं। पहला, हर वो कोर्स जो इस स्किल्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से संचालित होगा उसमें हम 70% जो करिकुलम का है वो हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंटर्नशिप बेस्ड लर्निंग के माध्यम से हम उसको कर सकते हैं, जो आज हमें करिकुलम फ्रेमवर्क इस चीज की आजादी देता है। दूसरा, हम अपने विश्वविद्यालय में हर डिपार्टमेंट, जितने भी हम डिपार्टमेंट ओपन करते हैं, उसमें हम एक एंकर इंडस्ट्री पार्टनर को अपने साथ जोड़कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा ये विजन है कि हम हर वो प्रोग्राम जो इस यूनिवर्सिटी से लॉन्च हो उसके साथ एक एंकर इंडस्ट्री पार्टनर हो। तीसरा, जो प्रोग्राम्स हैं वो इंटर्नशिप एम्बेडेड या अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड के फॉर्मेट में आ रहे हैं। मतलब क्लासरूम से बाहर निकलकर भी, लगभग अगर 3 साल का प्रोग्राम है तो 1 साल की ड्यूरेशन में स्टूडेंट वर्क के प्लेस पे या इंडस्ट्री शॉप फ्लोर में ही काम करेगा, और उसके क्रेडिट्स को आज हमारे पास लेकर अपने रिजल्ट्स में शामिल करने का प्रावधान है, जो कि करिकुलम फ्रेमवर्क देता है। तो ये कुछ नए चीजों के साथ स्किल्स यूनिवर्सिटी, और अल्टीमेटली जो भारत की समस्या है जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी की हम बात करते हैं या स्किल्स मिसमैच की हम बात करते हैं, तो जब तक हम इस तरीके के प्रोग्राम्स को लॉन्च नहीं करते हैं तब तक हम एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल्स मिसमैच को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसी को सॉल्व करने के लिए स्किल्स यूनिवर्सिटी एक कदम है। मनीषा जी, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आजकल थोड़ा सा दुखी वाला टॉपिक भी है कि भाई बच्चे के पास डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है। तो ये इस चीज को हमें चेंज करना है। पहले बच्चा पढ़ लेता था, शायद वो उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी, उसको जॉब मिल जाती थी, लेकिन आजकल डिग्री है जॉब नहीं है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आजकल कुछ शिक्षा नीति भी बदल गई है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की भी यही कोशिश रहती है कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करें, कि जिसमें बच्चे को OJTs जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं या एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उस पर फोकस करें। इनफैक्ट अभी जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, पहले ये होता था कि इंस्टीट्यूट्स यूज्ड टू केपर बिहाइंड देम कि उनको क्या चाहिए हम उस हिसाब से करें। आजकल ये हो गया कि हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो आके हमें कहते हैं कि आप कुछ इनोवेटिव करिए, जैसे कि विदेशों की यूनिवर्सिटीज में होता है, एंड फॉर दैट वी विल प्रोवाइड जॉब्स टू योर चिल्ड्रन। तो ये एक बदलाव ग्रेजुअली आते जा रहा है। सो स्किल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, एंड इनफैक्ट आजकल इंडस्ट्रीज दे टेक देम यंग। जैसे हमारा टाई अप है विद मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, BBA के स्टूडेंट्स हैं। नॉर्मली आज की डेट में बहुत लोग ये फील करते हैं कि BBA जैसे एक 3 ईयर डिग्री लेके कैसे
कोई बच्चे को जॉब मिलेगा, पर बहुत अच्छे जॉब्स उनको मिल रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री खुद ही पार्टनर कर रही है. दे आर प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग राइट फ्रॉम द सेकेंड ईयर. तो ये IAS इज लाइक द ओनली यूनिवर्सिटी इन द स्टेट जिनका ये MOU है विथ मारुति सुजुकी. बिल्कुल. सिद्धार्थ जी, एक बात बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा 70% जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, हमें एजुकेशन को एफिशिएंट भी रखना है कि बच्चों से, पेरेंट्स से उन्हें ऐसा ना लगे कि बहुत बोझ हो रहा है, तो इसको भी आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आपको देना तो शायद इन्वेस्टमेंट उस पर बढ़ेगा आप लोगों का, क्योंकि एक एजुकेशन बुक्स के जरिए देना शायद ज्यादा इजी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लर्निंग में देना तो उसको एफिशिएंट भी बनाने की आप लोग कोशिश करेंगे. नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और आज ये हमारे पूरे देश में और उसके अलावा विश्व में भी इस बात की चिंता है, खासकर कोविड के बाद से, कि हम स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कैसे कैच करके रखें, स्टूडेंट्स को कैसे इंटरेस्टेड रखें कि वो क्लासरूम तक आए या अपने प्रोफेसर से बात करे या एजुकेशन की कंटिन्यूटी पे वो ध्यान दे. तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो करिकुलम बना रहे हैं उसे अपने पास जो अवेलेबल करिकुलम बनाने के जो टूल्स हैं उससे हम उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाएं जिससे कि छात्र हमसे जुड़ के रहे. तो जैसा आपने बताया टेक्स्ट बुक्स तो है ही हैं, उसके अलावा कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जिसमें एक एस्पिरेशनल वैल्यू हो, जहां पे स्टूडेंट को आना अच्छा लगे, वैसे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है. हमने अपने विश्वविद्यालय में AR/VR सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किया है, जिसके माध्यम से लगभग सभी कोर्सेज के कंटेंट को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से स्टूडेंट एक्सपीरियंस कर सकता है. ऑटोमोटिव क्लस्टर की हमने स्थापना की है, जहां पे हीरो मोटर्स, ह्युंडई, बॉश और साथ साथ टाटा मोटर्स के साथ हमने विभिन्न लैब्स एस्टैब्लिश की हैं. फ्यूचर स्किल्स में साइबर सिक्योरिटी, AI और एनिमेशन, AVGC सेक्टर के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमने एस्टैब्लिश किए हैं. तो बुक्स इज वन, सेकंड इज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस विच आर एस्पिरेशनल विद इन द कैंपस. थर्ड, क्योंकि आप एक्चुअल पूरा लैब और इक्विपमेंट और इंडस्ट्री कैंपस के अंदर नहीं ला सकते हैं, इसलिए कोलैबोरेशंस जहां पे जो रियल इंडस्ट्री है वहां पर भी काम करते करते क्रेडिट्स स्टूडेंट्स अर्न कर सकें. दैट इज थर्ड. फोर्थ इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसमेंट मैकेनिज्म, जिसमें प्रोजेक्ट्स हैं, डिस्कशन है, सबमिशंस हैं, वो एक फोर्थ तरीका है. और फिफ्थ, आई थिंक हम एडटेक या ऑनलाइन लर्निंग को नहीं भूल सकते हैं, तो कुछ कंपोनेंट हम ऑनलाइन लर्निंग पे भी छोड़ते हैं, जिससे कि कुछ क्रेडिट्स हम ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू भी ले सके. तो जब तक कि हम इस पूरे मिक्स को लेकर करिकुलम नहीं प्रिपेयर करते, तब तक वो एफिशिएंट भी नहीं हो पाता और एफिशिएंसी से ज्यादा वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को भी कैच कर पाने में असमर्थ रहता है. मनीषा जी, जब हम टेक्नोलॉजी और खासकर गैजेट्स की बात करते हैं तो कुछ पेरेंट्स की भी चिंता रहती है कि ये डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए बच्चों के लिए, कि पढ़ाई भी उसी पर हो रही है और मस्ती भी उस पर हो रही है, पता नहीं चलता कई बार, तो वो डिस्ट्रैक्शन ना बने बल्कि वो उनके लिए यूजफुल ही बने. इसको लेकर आप कैसे एक बैलेंस बना रही हैं, क्योंकि कोरोना के समय ये एक टॉपिक तो था कि भाई बहुत ज्यादा अगर हम फोन्स पे या गैजेट्स पर ही पढ़ाई को केंद्रित कर देंगे तो ये बच्चों के लिए थोड़ा खतरा भी पैदा कर सकता है. ये चिंता आपको भी है क्या? बिल्कुल होती है और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जैसे हमारे IAS के स्कूल्स भी है, छोटे बच्चे भी हैं, there's a lot of information on the internet की जो हम नहीं वैलिडेट कर सकते, बट यस इसकी नॉलेज और इसकी अवेयरनेस बच्चों में बहुत क्रिएट की जाती है पहले से ही, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, और उनको वही काम दिया जाता है. लाइक इफ आई एम टॉकिंग ऑफ द रिसर्च एस्पेक्ट, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज आ गया है. पहले टीचर यूज्ड टू डू चॉक एंड टॉक वाला मेथड होता था, अब टीचर्स आर मोर ऑफ फैसिलिटेटर्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बच्चे को चारों तरफ से मिल ही रही है, तो उसको कैसे दिशा दें, हाउ वी ग्रूम देम, हाउ वी ओरिएंट देम, हम उनको ये अवेयरनेस दें कि क्या सही है क्या गलत है और उसको कैसे यूज करें. फॉर एग्जाम्पल ChatGPT इज अ टूल, सब लोग आजकल यूज कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट कि हम उनको ऐसे ट्रेनिंग दें कि उसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें. सो उसको काउंटर करने के लिए भी दूसरे रहते हैं टूल्स टू फाइंड आउट कि हाउ मच ऑफ देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑन एनी कॉपीराइट, वो भी रहता है. तो इन सब चीजों की अवेयरनेस देना, साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस देना, ये सब इंस्टीट्यूट्स में होता है. अच्छा सिद्धार्थ जी, ये साइबर सिक्योरिटी जो मैम ने टॉपिक लिया, ये भी शायद आज की डेट में एक स्किल है,
और इसको लेकर बच्चे स्किल्ड बने हैं, क्योंकि एक तो साइबर फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और शायद आने वाले समय में हमें ऐसे एक्सपर्ट्स की भी जरूरत है जो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें, लोगों को बचा सकें। कोई झांसे में आ गया, अभी भी हम देखते हैं होता क्या है कि कहीं कोई साइबर फ्रॉड हुआ, हम पता ही नहीं कर पा रहे कि कैसे हुआ है। तो आपको लगता है कि उनकी एक्सपर्टीज की जरूरत है, ऐसे कोर्सेज की भी जरूरत है जो इन चीजों में अब ध्यान दें? बिल्कुल सही आपने कहा। और साइबर सिक्योरिटी एक लगभग सबसे बड़ा और इमर्जिंग सेक्टर इस समय देश में है और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की लगभग शॉर्टेज अगले 5 साल तक भी बनी रहेगी, जिसमें हमें पूरी रेंज में, जिसमें शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स और फुल डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करने की जरूरत है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि साइबर सिक्योरिटी में इस समय ट्रेनिंग के पर्पस से हमारा समूह, हमारी यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके अपस्किलिंग और रीस्किलिंग में भी काम कर रही है। तो सिर्फ जितने फ्रेशर्स हैं, जितने नए एंट्रेंट्स हैं, उनको तो ये ट्रेनिंग करने की जरूरत ही है, पर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग हैं उनको भी साइबर सिक्योरिटी और वैसे सिमिलर जो कुछ फ्यूचर स्किल एरियाज हैं जिसमें एआई है, डेटा साइंस है, उसमें भी अपने आप को अपस्किल करने की जरूरत है। और अगर सेम एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का दूं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो प्रोसेसेस जिस तेजी से चेंज कर रहे हैं, जिस तेजी से ऑटोमेशन हमारे शॉप फ्लोर्स पे आ रहा है, उतनी ही अपस्किलिंग और रीस्किलिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, खासकर जो एमएसएमई सेक्टर है, तो देश की इकोनॉमी की बैकबोन है, वहां पे भी जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर वो रोबोटिक्स पे या इंडस्ट्री 4.0 पे या ऑटोमेशन पे काम नहीं करेंगे तो जॉब्स की भी क्राइसिस होने की संभावना है। इसलिए हमें एग्जिस्टिंग लोगों को भी रीस्किल करना है और फ्रेशर्स जो हमारे सिस्टम में आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनको अगले 5 साल और 10 साल की डिमांड और फोरकास्ट को देखते हुए उनके लिए भी प्रोग्राम्स बनाने की जरूरत है। मनीषा जी, अगर आपकी नजर से मैं देखना चाहूं नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, आप बच्चों को क्या कहना चाहती? कौन से वो सेक्टर हैं जो बूम कर सकते हैं और उनमें बच्चों को अब रुचि लेनी चाहिए या देखना चाहिए? डेफिनेटली डिजिटल स्पेस, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो बूम हुआ है प्री एंड पोस्ट पैंडेमिक, तो वो तो है ही है। बट अलोंग विद दैट मैं बोलूंगी जिस भी फील्ड में रुचि है उसमें इनोवेशन एंड रिसर्च की तरफ जाएं, क्योंकि इनोवेशन इज द की। अब जो इंडस्ट्री वाले हमारे पार्टनर्स हमारे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि इनोवेशन इज वेरी नेसेसरी। फॉर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज करती है, एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेज द SIH, द स्मार्ट इंडिया हैकाथन। तो हमारे यहाँ 3 हैकाथन्स हो चुके हैं एट द नेशनल लेवल, जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथन, कवच, अगेन लास्ट ईयर वी हैड स्मार्ट इंडिया हैकाथन। तो इसमें क्या करते हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स देते हैं बच्चों को, एंड चिल्ड्रन आर सपोज टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस एंड क्रिएट प्रोटोटाइप्स। तो वो इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो इनफैक्ट इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम फेस कर रही है, जैसे लास्ट ईयर जो हमारी एक टीम नेशनल लेवल पे जीती, तो उनको मिला था अवार्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो उनका लैंड यूटिलाइजेशन का प्रॉब्लम था कि आफ्टर माइनिंग जो लैंड बैरन हो जाती है उसको कैसे यूटिलाइज करें। तो उसका डेटा उन्हें कलेक्ट करके एक रियल टाइम सोल्यूशन दिया। सो फॉर दैट दे वन। तो आई थिंक ऐसे इनोवेशन और इनोवेटिव माइंडसेट की तरफ बच्चों ने जरूर जाना चाहिए, नो मैटर विच फील्ड दे चूज। और सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौशल विकास पर काफी जोर दे रही है। तो आपको लगता है कि यही अब करना भी पड़ेगा, चाहे हमें स्किल्ड बनाना पड़ेगा? इवन आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमें हर चीज में अगर हम एक वो सर्टिफिकेशन कर देते हैं, चाहे हम छोटे छोटे जैसे कोई लेबर है मान लीजिए, उसको भी अगर हम सर्टिफाई करते हैं तो उससे क्रेडिबिलिटी भी उस चीज की बढ़ जाती है। ये करेक्ट। आपने अगर इस बार का बजट भी अगर आप उठाकर देख लें और पिछले 2 बार के बजट्स भी देख लें, तो निश्चित तौर पे जॉब्स पे, एम्प्लॉयमेंट पे, कौशल विकास पे गवर्नमेंट का काफी जोर है, क्योंकि हमारे जो कंट्री का आयु की जो जिस तरीके से वर्गीकृत है और जिस तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है, तो हम लोग अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो एक क्राइसिस बनने की पूरी संभावना है। इसलिए स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट आर डेफिनेटली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। और इसमें अगर हम लोग देखें तो आगे आने वाले समय में जैसा अभी बात हो रही है फ्यूचर स्किल्स के अलावा हमें इस तरफ भी ध्यान रखना है कि हम इंटरनेशनल जॉब मार्केट को प्रोवाइड करने के लिए भी एक बड़ी ताकत बन के उभर सकते हैं, और जो हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो उस लिहाज से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, इसके अलावा ग्रीन इकोनॉमी की आज बहुत बड़ी एक चिंता है, बहुत बड़ा कंसर्न है,
और ग्रीन इकोनॉमी को संभालने वाले प्रोफेशनल्स कल कौन पैदा करेगा, इसके लिए भी काम करने की जरूरत है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे इंडिया सिर्फ अपने कंट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए स्किल्ड मैन पावर का सप्लायर बन सकता है, और उसी तरफ मेरे ख्याल में काम करने की जरूरत है, और सरकार उसी चीज को फोकस करके आगे बढ़ा भी रही है। और अगर हम उनको थोड़ा बाइलिंगुअल बना दें, अलग अलग देशों की लैंग्वेज बना दें, तो ये उसमें कितना जी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? निश्चित तौर पे लैंग्वेज आज की तारीख में एक अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है, और अगर आप किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज को सीख लेते हैं या अगर जापानीज को सीखते हैं तो इंडिया के कंपैरिजन में लगभग 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स तक भी प्लेसमेंट पैकेज आपके पास आने के पूरे चांसेस हैं। और ये काम सरकार के माध्यम से भी किया जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल जो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उसके डेटा को इकट्ठा करके उसको मोबिलाइज करने की की पूरी प्रक्रिया चल रही है। पर निश्चित तौर पे डोमेन स्किल के साथ साथ उस देश की भाषा को सीखने का भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। तो हमें लैंग्वेज ट्रेनिंग पे भी ब्लेंडेड मोड में, ऑनलाइन मोड में, फेस टू फेस मोड में काफी काम करने की जरूरत है, और लैंग्वेज ट्रेनर्स की भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आज कंट्री में है, उसे भी पूरा करने की जरूरत है। मनीषा जी, देखिए हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, वो क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ा अगर संस्थानों के नजरिए से देखना चाहूं तो उनकी भी कुछ डिमांड्स हैं क्या, कि वो चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए कुछ लॉज में परिवर्तन हो या सरकार की तरफ से कुछ चीजें परिवर्तित हो, उसको लेकर कुछ आप सुझाव रखना चाहें तो? डेफिनेटली आफ्टर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो तो बच्चों के लिए काम करते हैं, तो जो बच्चों के हित में है वही वो चाहेंगे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे तो एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं, तो नेप्टेल स्वयं नेप्टेल में कोर्सेज हैं वो कराते हैं हम बच्चों को। इस टाइप के जो कोर्सेज हैं जो मासेस कर सकते हैं, जो अक्रॉस सारे प्रोग्राम्स बच्चे कर सकते हैं, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लैंग्वेज है, दूसरे स्किल्स हैं, बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से आ सकती है एट अ वेरी वेरी रीजनेबल रेट, ताकि बच्चे कर पाए। जैसे मूक्स कोर्सेज होते हैं उसमें कोर्सेरा वगैरह थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, NASSCOM वगैरह सब कर रहे हैं इसमें, बट गवर्नमेंट कैन एड इन दिस। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ जैसे अगर वो इंटीग्रेटेड जो अपने NEP में आया था कि चेंजिंग फ्रॉम वन कोर्स टू अनदर, अगर वो एक फैसिलिटी मिल जाए तो भी बच्चे बहुत बार 18 साल में ही इंडिया में दे टेक अ डिसीजन फॉर द कोर्स। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि अब हमने ये चूज किया तो अब आगे क्या, जैसे PCM लिया है तो हम क्या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं, कॉमर्स लिया है तो क्या हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो वो जो एक पोर्टेबिलिटी है दैट कैन बी इंक्लूडेड फर्दर इन द पॉलिसी। बहुत कुछ अभी NEP में हो चुका है, बट स्टिल इस पे थोड़ा और उसको थोड़ा सिद्धार्थ जी अगर एलोबरेट करें कि स्कूलों से बच्चे क्या चीज ध्यान रखें, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि 10+2 है, 10th के बाद उनको सोचना क्या करना है। अब कहां से वो थोड़ा सा मन बनाए कि हाँ इस दिशा में जा सकते हैं, कहां तक उनको सब पढ़ना चाहिए, और उसके बाद कहां से वो एक सेक्टर में अपने आप को ग्रूम करने के बारे में सोचें? देखिए, नो डाउट स्कूल्स में अगर मैं बात करूं तो एक जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक बड़ा गैप अभी हमारे स्कूल सिस्टम में है, जिसको कि हम करियर काउंसलिंग या काउंसलिंग के रूप में जानते हैं। तो अगर हम काउंसलिंग की कैपेसिटी हर स्कूल में निर्मित कर पाए तो हम हर स्कूल में लगभग 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स या 9th स्टैंडर्ड, जो कि एक माइलस्टोन कहा जाता है, 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बातचीत करना, स्टूडेंट्स को उसके बारे में एक्सपोजर देना, और स्टूडेंट्स को उससे जुड़े हुए जो वर्क प्लेसेस हैं जो संस्थान के आसपास होंगे वहां तक ले जाने का काम हम और अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, और उसे हायर एजुकेशन में भी कंटिन्यू करने की जरूरत है। पर जो आपने सवाल पूछा, अगर काउंसलिंग है तो उसके साथ साथ 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स एक लगभग दिशा, जैसे हम कहते हैं, दिशा को खोजने की जरूरत है। और उसके बाद अगर हम जब हायर एजुकेशन पे आते हैं तो आज हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप दिशा अगर आपने जो चूज की है उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो इलेक्टिव कोर्सेज के माध्यम से, चॉइस बेस्ड क्रेडिट के माध्यम से, मल्टीपल एंट्री एग्जिट के माध्यम से आप अपनी दिशा को बदल भी सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में इस चीज का बहुत प्रेशर
स्टूडेंट्स को स्कूल में आज लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी अगर एक बार दिशा तय हो गई और मुझे वो अच्छी नहीं लगी तो मैं जाके उसको आगे चेंज नहीं कर पाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा या मुझे उसमें तकलीफ होगी। आज हमारे पास एजुकेशन सिस्टम में सारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक्सप्लोर करते चल सकते हैं जब तक कि आप दृढ़ निश्चय आपका नहीं हो जाए और फिर उस दिशा में आप आगे निकल सकते हैं। जब मनीषा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आजकल बच्चा स्टार्टअप करना चाहता है, वो कहता है मैं नौकरी नहीं करूंगा, स्वावलंबी बनना चाहता है, तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि आप स्टार्टअप कीजिए, लेकिन वो कौन सी स्टेज आपको लगती है, एज लगती है जहां उन्हें सोचना चाहिए, कहाँ कई बार क्या होता है उससे एजुकेशन किल हो जाती है उनकी, तो वो चीज ना हो। और कई उदाहरण ऐसे हैं कि उन्होंने तो पढ़ाई ड्रॉप कर दी, वो आज इतने बड़े बिलियनियर बन गए। तो इस तरह के मैसेजेस सेट तो हो रहे हैं हमारे सामने, लेकिन उसमें एजुकेशन कहीं पीछे ना रह जाए कि लोग ये बोले नहीं डिग्री की हमें जरूरत ही नहीं है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? आई थिंक स्टार्टअप कल्चर तो बहुत बढ़ चुका है कंट्री में। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप प्रमोटर्स इन द वर्ल्ड। एंड ये जिस SIH की मैं बात कर रही थी वो स्कूल लेवल पे भी होता है। तो उसमें जैसे एक बच्चे को हमारे IAS पब्लिक स्कूल भोपाल वाली ब्रांच में एक इंस्पायर अवार्ड मिला, एंड दैट चाइल्ड शी हैज क्रिएटेड अ रोबो विच इज अ डीप सी क्लीनिंग रोबो। तो बच्चों के मन में बहुत अच्छे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज रहते हैं कि इतने प्लास्टिक्स एंड वेस्ट हो गए हैं ओशंस में कि जिनको क्लीनिंग की जरूरत है, जो ह्यूमनली शायद पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा एक रोबो डिजाइन किया है एट द स्कूल लेवल 8th-9th ग्रेड में। सो आई थिंक डेफिनेटली स्कूलिंग के साथ साथ भी बच्चा इनोवेटिव प्रैक्टिसेस कर सकता है, स्कूल भी उन्हें सपोर्ट करता है एंड गवर्नमेंट भी आजकल सपोर्ट कर रही है। तो उनको छोटे छोटे सीड ग्रांट देके उनको प्रोटोटाइप बनाने बोलते हैं, फिर उसके बाद उनका एजुकेशन कंटिन्यू होता है। ऐसे नहीं होता है कि वो यहाँ ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्योंकि इतना तो इंडिया में पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि डिग्री तो एनी हाउ लेनी ही है। जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले बच्चे भी है जो हमारे यहाँ आके एजुकेशन लेते हैं, तो वो जब खेलने जाते हैं कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उनको फिर ऑनलाइन डिजिटल मोड में हम भेज देते हैं करिकुलम। तो बहुत सारा सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके बाद डिग्री है, तो अगर इन केस कोई फेलियर आता है तो वो डिग्री शायद उसको लॉन्ग टर्म में मदद कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बैकअप प्लान तो इससे बहुत अच्छा रहता है मेंटली। कम से कम एक कोर्स उसको अच्छे से पूरा कर लेना चाहिए और बाकी जो वो करना चाहता है इससे शायद आप इत्तेफाक रखेंगे। नहीं, ऑफ कोर्स अगर वो इस स्टेज पे है कि जहां पे वो अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकता है तो जरूर उससे रखना चाहिए। हालांकि अगर स्टार्टअप अगर वो रियली कमिटेड है तो अमूमन ये देखने को मिलता है कि फिर वो उसका पैशन, उसका जुनून ऐसा होता है कि वो एजुकेशन को सेकेंडरी चाहते ना चाहते हुए कर ही देता है और फिर स्टार्टअप पे फोकस करता है। पर मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि स्टार्टअप के एक्सपीरियंस का भी आज जॉब मार्केट में और आगे प्रोग्रेशन मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू है। और इनफैक्ट अगर सिलिकॉन वैली को देखेंगे तो वहां पे फेल्ड स्टार्टअप की वैल्यू और उस व्यक्ति की वैल्यू डबल है एज कम्पेयर टू अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, बिकॉज उसके पास वो सारे लर्निंग्स और सारे वो लेसन है जिससे कि वो आगे सक्सेसफुल हो सकता है। तो हम जो इंक्यूबेशन सेंटर अपने दूसरी यूनिवर्सिटी में रन करते हैं, लगभग 80 स्टार्टअप्स हम आज इंक्यूबेट कर चुके हैं। तो वहां पे लगभग यही मैं देखता हूं कि वो एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने अपने आइडिया को बनाया, कंपनी रजिस्टर की, एजुकेशन कंप्लीट करते करते वो अपने कंपनी में पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो भी गए थे। तो इसको अगर करते करते किसी की एजुकेशन डिसकंटिन्यू होती है और स्टार्टअप उनका अच्छा प्रॉमिसिंग है तो नो डाउट स्टार्टअप इज द मोर वायबल करियर फॉर द स्टूडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank तो उम्मीद है कि बहुत सारी वैल्यू जो है बच्चों को मिली होगी, बहुत सारी जो डिसीजन मेकिंग है उनकी वो यहाँ से क्लियर हुई होगी। फिलहाल इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।